ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम लोग यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं, डेटाबेस इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। सो व्हाट इज इंटीग्रिटी? हमने इंटीग्रिटी वर्ड बहुत बार सुन लिया है, अच्छे से सुन लिया है, और कहीं ना कहीं हम लोगों को पता चल चुका है कि हमारी जो डेटा की कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए हमारा मतलब डेटा जो है ना वो हमारा कहीं ना कहीं सही होना चाहिए। कैसे भी करके हमारा जो डेटा है वो सही होना चाहिए, वो बताने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस इंटीग्रिटी। उसे हम लोग कहते हैं कि हमारा जो डेटा अगर सही है, उस डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड हो रही है, तो हमारी इंटीग्रिटी नहीं है, वरना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स क्या होते हैं। इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स क्या करते हैं, ये ना जब भी हम लोग डेटा के अंदर कोई चेंजेस कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो डेटा है वो इनकंसिस्ट तो नहीं हो रहा है, रॉन्ग डेटा स्टोर तो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग ये कहेंगे कि ना जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ना डेटा स्टोर करने का, वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ठीक है। नाउ इंटीग्रिटी कंस्टेंट डू नॉट अलाउ डैमेज टू द डेटाबेस। डेटा जो भी हमारा डेटा है उसको डैमेज नहीं होने देता हमारा इंटीग्रिटी कंस्टेंट। ठीक है। नाउ इंटीग्रिटी के अंदर हमारे पास दो तरीके की इंटीग्रिटी आती हैं। फर्स्ट इज रेफरेंशियल एंड सेकेंड इज एंटिटी इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहती है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पूरा वही फॉरेन की वगैरह के ऊपर हमारी जो है वो काम कर रही होगी। क्या कहता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? इट मीन्स डेटाबेस मस्ट नॉट कंटेन एनी अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यू। फॉरेन की जो भी वैल्यू होती है, ठीक है, लेट्स से हेयर इट इज़, एक टेबल है, इस यहाँ से रेफरेंस लेके यहाँ पे हमारी एक और टेबल बनी हुई है। ठीक है। ये जो यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना वो यहाँ पे भी होनी चाहिए, इट इज़ कंपल्सरी। ठीक है। ये चीज़ हमारा ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बताता है। हाँ। नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ लाइक अ प्रॉब्लम इन डेटाबेस। ये एक तरह की प्रॉब्लम है डेटाबेस के अंदर जो कि हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, जो कि मेंटेन करती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमारे स्ट्रक्चर को। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर ही तो है कहीं ना कहीं कि यहाँ से यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी वो हमारा इसके अंदर जो है वो डेटा मैच करना चाहिए। ये सब चीज़ों का जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ही बताती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा अब हमारे क्या क्या केसेस हो सकते हैं, किस तरह से हमारी जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है उसको डैमेज कैसे मिल सकता है। ठीक है। लेट्स सी, या तो हम लोग डिलीट कर रहे हैं या फिर इंसर्ट कर रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं, यही तीनों चीज़ें रहेंगी। ठीक है। तो क्या होगा डिलीटेशन में? इन द केस ऑफ डिलीटिंग, हम लोग किसी भी एक टपल को डिलीट कर रहे होंगे तो क्या कौन सी जो टेबल्स हैं उनमें से डिलीट हो सकती है, या फिर तो हमारी बेस टेबल के अंदर से डिलीट हो सकती है या फिर रेफरेंस टेबल के अंदर से हो सकती है। अच्छा से ये भी कहते हैं पेरेंट और चाइल्ड टेबल भी कहते हैं। सॉरी, मैंने उल्टा लिख रखा है एक्चुअली, मैं हमेशा यही करती हूँ, पता नहीं क्यों। ये है बेस टेबल क्योंकि यहाँ पे हमारी जो मेन की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, वो यहाँ पे स्टोर्ड है और यहाँ से हम लोग रेफरेंस लेके इस जगह पे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये एक एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड हमारा बना रखा है जिसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे स्टोर हो रही है। अच्छा, डिपार्टमेंट हमारी एक से, यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट स्टोर्ड है उससे ज़्यादा भी हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी हो सकती है, राइट। जैसे कि इन दिस केस हमारे पास 5 है, 3 है और 2 है। ठीक है। आई मीन टू से, यार क्या हो रहा है ये मेरे संग, पेन मेरा अजीब से चल रहा है। हाँ, 3 है और 2 है, राइट। 4 और फर्स्ट जो है वो एक्स्ट्रा हमारी बची हुई है, ऐसा पॉसिबल है इसमें। ठीक है। लेकिन 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 अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले कॉलम के अंदर D6 स्टोर करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, वो एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि वो वाला जो डेटा है वो इसके अंदर नहीं है। 1 से लेके 5 तक ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम लोग स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा, राइट। अब ये चीज़ हमेशा मेंटेन ही होके रहनी चाहिए, ये हमारा ये बताता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। नाउ
हम लोग कभी भी डिलीट कर रहे होंगे तो या फिर तो ये वाली रो की टपल, ये वाले टेबल की टपल हमारी जो है वो डिलीट हो सकती है, या फिर ये वाले टेबल की हम लोग टपल डिलीट कर रहे होंगे। अच्छा, इन द केस ऑफ डिलीटेशन हम लोग रेफरेंस टेबल की टपल को डिलीट कर सकता है बिना कुछ देखे, बिना कुछ कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ से एक डिलीट हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ऐसे भी टपल है जहाँ पे हमारे पास 2 स्टोर नहीं हो रहा है, 4 स्टोर भी कहीं पे भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ बट इन द केस ऑफ डिलीटिंग हेयर, बेस टेबल में अगर हम लोग डिलीट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी? हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारा फर्स्ट डिलीट हो रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड डिलीट हो रहा है तो हमें प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो यहाँ पे भी स्टोर्ड है, कहीं ना कहीं इधर भी स्टोर्ड है, इस वाले टेबल के अंदर भी हमारा जो डेटा है वो स्टोर्ड है, D3 यहाँ पे भी स्टोर है, D2 यहाँ पे भी स्टोर्ड है, D5 यहाँ पे भी स्टोर्ड है। तो हमें कहाँ कहाँ दिक्कत आने वाली है? हमें तब तक दिक्कत आने वाली है जब हम लोग D2, D3 और D5 को डिलीट करने वाले हैं। बाकी टाइम पे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे हम लोग D1 को कभी भी डिलीट मार दे, T4 को कभी भी डिलीट मार दे, डजेंट मैटर। नाउ जब भी हम लोग ऐसा कुछ कर रहे होंगे, इन केस ऑफ डिलीटिंग, इन दोनों के अलावा मैं और कुछ डिलीट कर रही होंगी, D2 को डिलीट करना चाहती होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में? ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कहीं ना कहीं, लेकिन मैं रिवाइज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के अलावा यही एक सबसे बड़ा टॉपिक है। ठीक है, नाउ रिस्ट्रिक्टेड। अब क्या होगा कि जब मैं ये डिलीट करने के लिए जाऊंगी, ठीक है, D2 को डिलीट करने के लिए जाऊंगी, D2 वाली टपल को इस वाले टेबल के अंदर, तो क्या होगा? हमें एरर थ्रो करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि नहीं, आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट दिस पर्टिकुलर टपल, जब तक आप इस टपल को यहाँ से डिलीट नहीं मार देते, राइट? या फिर क्या होगा? कास्केड हो जाएगा। मतलब जैसे ही हमारी वर्क कर, छोड़ो, लीव इट, जैसे ही हमारी ये वाली 2 नंबर वाली जो टपल है वो डिलीट होगी, वैसे ही वो सेम चीज़ यहाँ पे भी कर दो, अपने आप ही यहाँ पे भी वो सेम चीज़ को कर दो, समझे? सेम चीज़ को यहाँ पे भी कर दो। बस यही बताता है हमारा डिलीट में जो क्या नाम है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, उसके अंदर हम लोग डिलीट जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हमें ये बताता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। नाउ नेक्स्ट इज इंसर्शन और मॉडिफिकेशन, वी कैन से अपडेशन, मतलब मॉडिफिकेशन और अपडेशन बोथ आर सेम, डजेंट मैटर। नाउ इंसर्शन के टाइम पे अगर हम लोग इंसर्ट कर रहे होंगे इन दिस टेबल, सो वी विल नॉट हैव एनी एरर, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कुछ भी करना है कर सकते हो। लेकिन सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें देख के चलना पड़ेगा कि ये वाला जो डेटा है, जो भी हमारा नया डेटा आने वाला है, वो इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो कोई भी बात नहीं, वेल एंड गुड है। नहीं कर रहा है तो क्या होगा? तो हमें रिस्ट्रिक्शन मिलेगा कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो जब तक आप यहाँ पे वो डेटा स्टोर नहीं कर लेते। ठीक है, नाउ मॉडिफिकेशन में क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होगा, कास्केड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे कास्केड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे नल स्टोर हो जाएगा, जो कि नहीं वैलिड प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कास्केड नहीं हो सकता। हेयर मॉडिफिकेशन में क्या होगा? वही चीज़, लेट्स से कि मुझे इस पर्टिकुलर डेटा को D1 से D6 करना है, तो या तो वो रिस्ट्रिक्टेड थ्रो करेगा कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि D1 को नहीं करना है, D1 को करेंगे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से कि मुझे D2 को करना है, D2 को, ठीक है, D2 को डिलीट करके मुझे D6 में चेंज करना है, तो या तो हमें DBMS जो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो भी एप्लीकेशन है वो रिस्ट्रिक्शन थ्रो कर देगी, या फिर वो कहेगी कि भैया एक काम करो, आपको अपडेट तो करना है, ठीक है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, आपको उसका नाम चेंज करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जिस टाइम आप ये नाम चेंज कर रहे हो उसी टाइम पे साथ के साथ हमारा जो यहाँ पे D2 लिखा हुआ है उसको यहाँ से भी चेंज करके D6 कर दो अपने आप ही, मतलब वो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ एप्लीकेशन खुद ही कर देगी। उसको हम लोग कहते हैं कास्केड। रिस्ट्रिक्ट होगा, कास्केड होगा इन दिस केस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, हमारे पास नेक्स्ट क्या टॉपिक है, हाँ जी, नेक्स्ट इज एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी बस ये बताता है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना स्टोर हो तो वो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना स्टोर हो, यहाँ पे एक नल वैल्यू हो, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बस इतना सा ही बताता है, इतना सा ही लिखा है मैंने। इट टेल्स रेफरेंस टेबल फॉरेन की कैन बी, रेफरेंस टेबल की जो भी फॉरेन की है वो नल हो सकती है, लेकिन बेस टेबल की जो रेफरेंस की है वो नल कभी नहीं होगी, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, रिडंडेंसी एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, वो बिल्कुल सेम है यार। पूरा टू कॉपी जो टॉपिक है वो दोनों को कॉपी करके रख रखा है यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे ना इंसर्शन को ना इंसर्शन एनोमली का कह दिया है, डिलीशन को डिलीशन एनोमली कह दिया है। और ये जो भी दिक्कतें आती है यहाँ पे, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया कि ये चीज़ें आएंगी, रिस्ट्रिक्शन आएगा या वो आएगा। यहाँ पे डायरेक्टली वो बता देंगे कि ये दिक्कत आती है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो वी हैव टू रीड इट अगेन। बस यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं एट द टाइम ऑफ अपडेशन, इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। बस यही हमारा ये जो ये वाला टॉपिक है वो ये बताता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। यार अब अगर आप लोग आराम से बैठे हुए वीडियो भी देख रहे थे ना, तो वो चीज़ें आपको अभी तक याद हो चुकी होंगी, राइट। लेकिन इस टाइम पे मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी बुक्स वगैरह, कॉपी वगैरह लेके बैठे रहो और थोड़ा सा यार ध्यान दो मेरी तरफ, ठीक है। नाउ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है कि क्या एक पर्टिकुलर जो हमारा एट्रीब्यूट है वो दूसरे एट्रीब्यूट को फाइंड करने के लायक है या नहीं है, ठीक है। मतलब ये सिंपली ये कहती है कि अगर हम लोग 1 की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, 1 अगर हम लोग सर्च करते हैं x का जहाँ पे भी 1 है वहाँ पे से मुझे y की वैल्यू दे दो, ठीक है। x का जहाँ पे भी 1 है वहाँ से मुझे y की वैल्यू दे दो। तो ये बताता है कि हर एक वैल्यू के लिए 1 की, मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ 2 की वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 2 जो है वो y को तो फाइंड कर सकता है लेकिन z को फाइंड नहीं कर सकता। क्यों, मैं बताती हूँ, ठीक है। कैसे, अगर हम लोग 2 की वैल्यूज देखें, x की जहाँ जहाँ पे 2 है, कहाँ कहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, राइट। उस सेम जगह पे, दोनों जगहों पे मुझे यहाँ पे भी सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर मेरी x में कहीं पे भी 2 बार 2 लिख रखा है तो वो यहाँ पे भी मुझे 2 बार b लिखा होना चाहिए, ना कि a या और b। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है A2 और A3, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे है। अगर हम लोग कहेंगे x डिपेंड्स ऑन y, y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है, मतलब ये है कि y जो है वो डिपेंड करता है x पे, या फिर वी कैन से x कैन फाइंड y। ये सही स्टेटमेंट रहेगी। लेकिन इस टेबल के लिए अगर मैं कहूँ, इस टेबल के लिए कह रही हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, इस टेबल के लिए अगर मैं कहूँ कि x कैन फाइंड z तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? जब भी हम लोग सर्च कर रहे होंगे कि हमें x की वैल्यू दे दो जहाँ पे, सॉरी y की वैल्यू, z की वैल्यू दे दो z की, जहाँ पे भी x जो है वो 2 है, तो हमारा जो डेटाबेस है वो सर्च करेगा, यहाँ से शुरू करेगा सर्च करना। यहाँ पे कहेगा 1, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ढूंढेगा 2, ठीक है यार, 2 की वैल्यू क्या है, A2। नाउ वो फिर से भी ढूंढेगा, ठीक है। फिर से जब भी वो ढूंढना शुरू करेगा वो चेक करेगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं है, ठीक है, ये चीज़ चेक करेगा। वो नीचे जाएगा, ठीक है, एक और बार उसे 2 मिल गया, वाओ वेल एंड गुड, ठीक है। अब इसकी भी वैल्यू चेक करेगा कि या क्या वो इससे मैच करती है या नहीं करती है। अगर वो मैच करती है तो वेल एंड गुड है, नहीं करती है तो यहाँ पे इशू आ जाएगा। वो ये बताता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ये क्यों लर्न कर रहे हैं हम लोग, ये क्यों सीख रहे हैं हम लोग नई चीज़, ठीक है। ये इसीलिए सीख रहे हैं
जिससे हमें आगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और बाकी सब हम लोगों को पढ़ने को, नॉर्मल फॉर्म्स हम लोग, नॉर्मलाइजेशन हम लोग पढ़ सके। तो इसीलिए हम लोग ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग नॉर्मलाइजेशन क्यों पढ़ेंगे? नॉर्मलाइजेशन हम लोग इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी डेटाबेस बने वो सबसे अच्छा बने, बेस्ट बने। जैसे जैसे हम लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ते रहेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, वैसे वैसे हमारा जो डेटाबेस है वो अच्छे से अच्छा बनता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग अपने डेटाबेस को कन्वर्ट करते रहेंगे नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म्स में, वैसे वैसे हमारा जो डेटाबेस है वो अच्छा बनता चला जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक ऐसी नॉर्मल फॉर्म है जो कि बेसिक नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। मतलब क्या बताते कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए डेटाबेस के अंदर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे डेटाबेस के अंदर। क्या बताता है ये कि हमारी जो हर एक एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो ऑटोमिक वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक वैल्यू का मतलब ये है कि एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो। हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हमारे पास हो। क्यों? क्योंकि हम लोग एट्रीब्यूट्स के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ही हम लोग स्टोर करते हैं जनरली। लेकिन हम लोगों को एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना लेट्स से कि सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट 1 का डेटा यहाँ पे बना लेंगे, सब्जेक्ट 2 का एट्रीब्यूट यहाँ पे बना लेंगे, सब्जेक्ट 3 के लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट बना लेंगे, सब्जेक्ट 4 के लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट बना लेंगे। लेकिन लेट्स से कि किसी बच्चे ने ले रखे हैं 20 एट्रीब्यूट्स, 20 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो 20 एट्रीब्यूट्स हम लोगों को बनाने पड़ेंगे। और इसके साथ में दूसरा बच्चा है जिसने ले रखे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट, तो उसके लिए इतने से ही हम लोगों को वो चाहिए, कॉलम्स चाहिए। तो हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हमारे पास हो, ठीक है। कुछ केसेस में इट विल वर्क, जैसे कि लेट्स से कि हमारे पास कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ 5, मतलब एक बच्चा जो है वो 5 से ज़्यादा ले ही नहीं सकता, मैक्सिमम और मिनिमम भी 5 ही लेता है सब्जेक्ट्स वो, तो हम लोग प्रेफर करते हैं ये वाली चीज़ हम लोग वर्क कर सकते हैं इसके साथ, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कि हमारा जो रो लेवल डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम डोमेन, मतलब जिस भी डोमेन के अंदर हम लोगों ने रेंज डिफाइन किया है उसी डोमेन के अंदर हमारा जो डेटा है वो स्टोर होना चाहिए। जैसे कि हमने अगर इंट वैल्यू कही है तो इंट के अंदर हमारा ABC नहीं स्टोर हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डुप्लीकेसी ऑफ नेम, ठीक है। अगर हम लोग ये वाली चीज़ करते हैं, अच्छा ये वाली चीज़ क्यों नहीं की जाती, 2 रीजंस हैं। एक तो हम लोगों को बहुत सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, दूसरी चीज़ कि सेम नेम हम लोगों को रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे भी सब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट की कॉलम बना लोगे तुम? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है अगर आपको एक अच्छा डेटाबेस बनाना है तो, ठीक है। नाउ मैंने अभी तक ये वाला नहीं बताया है, मतलब जो कि हमें कहता है कि हमें रो लेवल डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको राइट की साइड में हम लोग एक टेबल देख पा रहे हैं, जिस टेबल के अंदर रो लेवल डुप्लीकेसी है, कैसे है मैं बताती हूँ। नाउ अगर हम लोग इस वाली चीज़ को देखें तो ये सेम डेटा जो है वो 3 बार स्टोर हो रहा है। यूनिवर्सिटी है किसी ABC नेम के बच्चे की, BCD नेम के बच्चे की और CDE नेम के बच्चे की, तीनों बच्चों का सेम चीज़ हम लोग स्टोर कर रहे हैं, वो भी बहुत बार। और ना एक तरह का रूल होता है हमारे DBMS के अंदर कि एक एंटिटी के बारे में ही स्टोर कर सकते हो आप लोग। अगर हम लोग स्टूडेंट के बारे में स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के बारे में स्टोर करें। अगर हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में स्टोर कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के बारे में ही स्टोर करें। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट दोनों की डेटा स्टोर हो रहा है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं गलत चीज़ है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले जो प्रॉब्लम है इसको ऑल्टर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ इस तरह का टेबल बना सकते हैं, ठीक है। हमने फॉरेन की बहुत अच्छे से सीख चुके हैं हम लोग अब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना इस जो UID है वो फॉरेन की बन रही है इस वाले टेबल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये स्टूडेंट का टेबल बन गया। स्टूडेंट क्या यूनिवर्सिटी पढ़ता है, वो स्टूडेंट से रिलेटेड है, राइट। लेकिन
वो जो यूनिवर्सिटी है वो एक मतलब इग्नू इज़ अ यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो भी डिटेल्स है वो स्टूडेंट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है वो, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो इसके लिए हमने यूनिवर्सिटी के लिए एक अलग हमारा टेबल जो है वो बना दिया गया है, अलग एंटिटी जो है वो बना ली गई है, अलग रिलेशन जो है वो बना लिया गया है, व्हाट एवर वी वांट से वी कैन से, ठीक है। नाउ हम लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमें समझ में आ गई है कि ये सब चीज़ें, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक वैल्यू होनी चाहिए जो कि इसमें है, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, रो लेवल डुप्लीकेसी जो कि यहाँ पे अब नहीं रही है, पहले थी। सेम डोमेन वो तो डिफाइन करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। नेम जो है वो डबल नहीं है, यस बिल्कुल भी नहीं है, आईडी है ये यूनिवर्सिटी का नाम बता रहा है यहाँ पे जो है वो हमारा डिटेल्स बता रहा है यूनिवर्सिटी की, लेकिन सेम एट्रीब्यूट का नाम नहीं दे रखा है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। नाउ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मल फॉर्म। मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ पहले से ही कि अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे अभी के टाइम पे तो आपको आगे जाके भूल जाओगे ये चीज़, ठीक है। समझ में आएगा थोड़ा बहुत लेकिन भूल जाओगे थोड़ी बहुत, ठीक है। नाउ यहाँ पे ना मैं ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सा दिखाना चाहूँगी, ठीक है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हमारे बुक के अंदर भी, कुछ इस तरह का ही लिखा होगा। ये है फंक्शनल डिपेंडेंसी, हम लोगों ने फंक्शनल डिपेंडेंसी अभी सीखी है, और ये जो है ये एक टेबल और उसके एट्रीब्यूट्स बता रखे हैं, आर क्यू आर, ये पी क्यू आर, ये जो भी है ना ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। हमें थोड़ा सा छोटे फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई देगा कि नेम कॉमा, ये पी क्यू की जगह वैसे बुक में आ सकता है कि नेम, ठीक है, नेम लिखा होगा डायरेक्टली, तो वो चीज़ तो अपने आप ही आप समझ जाना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है थोड़ा सा ना। ये क्या कहता है, ये वाला हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ये प्रीवियस फॉर्म के अंदर होना चाहिए। वो चीज़ हम लोगों को समझ पे आ गई क्योंकि हम लोगों को पुराने से अपग्रेड करके 2 में करना होता है, तो हम लोगों को पुराने वाले नॉर्मल फॉर्म में हमें हमेशा रहना है, तभी हम लोग आगे वाले नॉर्मल फॉर्म में बढ़ पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब ये क्या बला है ना, पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी ये बताती है कि हमारा जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ना वो कभी भी प्रॉपर सबसेट से फाइंड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपर की से फाइंड नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सुपर की के बारे में पता है कुछ, ठीक है। अब प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है? प्राइम एट्रीब्यूट कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि ना की कैंडिडेट की जो भी होती है ना, जैसे कि यहाँ पे हमारी कैंडिडेट की है पी क्यू और एस, ठीक है। कैसे फाइंड किया वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। अभी पी क्यू और एस यहाँ पे हमारी पी प्लस क्यू प्लस एस, ठीक है, इज हमारी कैंडिडेट की। अब प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे? जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे कैंडिडेट की बनाने के लिए काम में आ रहे हैं उसको हम लोग प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पी क्यू और एस ही हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं और बाकी के जो भी बचे हैं वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, हमें क्या कह रहा है ये कि प्रॉपर सबसेट ऑफ एस के क्या होता है? एस के मतलब सुपर की के बारे में भी हमने जाना था कि सुपर की एक ऐसी की होती है जो ना हमारे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सके, ठीक है। फाइंड कर सके मतलब हाँ वही कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को हमारे फाइंड कर सके। अच्छा, ये कैसे फाइंड आउट होगा इस क्वेश्चन के अंदर? हम लोग ना सिंपली कहीं पे लिख लेंगे पी क्यू आर, ठीक है। मैं लिख नहीं रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है ऑलरेडी, तो उसी को ही देख लेते हैं, ठीक है। पी क्यू आर, ये पूरा लाइन सी लिख रखी है RST तक, ठीक है। नाउ पी और क्यू जो है वो आर फाइंड करता है। हमारे पास पी और क्यू है और हमें आर मिल जाएगा कभी ना कभी। क्यू और एस जो है वो टी और यू को फाइंड करता है, तो टी और यू हम लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेके आ सकते हैं। नाउ जो पी और एस है वो हमारा क्या फाइंड करता है? डब्ल्यू और वी को, तो हम लोग डब्ल्यू और वी भी ढूंढ करके ला सकते हैं। सिमिलरली पी जो है वो हमारा एक्स को फाइंड करता है, अब एक्स को भी हम लोग कहीं ना कहीं से फाइंड करके ला सकते हैं। नाउ पी
क्यू एस जो है ये हमारा बचा, जो कि हमारा सुपर की होगा। और कैंडिडेट की कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इसी को ही हम लोग चेक करेंगे। क्या ये जो भी नंबर्स हमारे दे रखे हैं, ठीक है, ये जो भी नंबर वो एट्रीब्यूट्स हमारे दे रखे हैं पी क्यू और एस, वो हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में कहीं पे भी दिख रहे हैं, राइट साइड में कहीं पे भी दिख रहे हैं, सॉरी राइट साइड में अगर हमें दिख रहे हैं तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। यहाँ पे इन दिस केस हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे हमारा लिखा होता पी क्यू फाइंडेड बाय एस, ठीक है, लेट्स से ये होता, तो हम लोग ना एस की जगह पे पी और क्यू रख करके चेक कर सकते थे कि क्या हमारा ऐसे लिखने पे एस से क्या पूरा का पूरा जो हमारा ये है एट्रीब्यूट का जो एट्रीब्यूट्स हैं सारे के सारे क्या फाइंड हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं हो पा रहे हैं तो फिर हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, वो कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ऐसे हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, सॉरी पहले मैं पी क्यू से बताती हूँ, ठीक है, पी क्यू से बताऊंगी तो ऐसे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पी क्यू से हमें क्या फाइंड हो रहा है, पी क्यू से हमें पहले तो पी और क्यू हम लोग खुद से फाइंड कर ही सकते हैं, ठीक है। नाउ आर फाइंड हो रहा है, ठीक है, पी क्यू आर ये तीनों फाइंड हो गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे चलेंगे, क्यू और एस से क्या फाइंड कर सकते हैं, हमें मतलब नहीं है इससे, बाकी चीज़ें हमारी हो ही नहीं रही है फाइंड। अगर कहीं पे लिखा होता पी और आर से कुछ फाइंड हो रहा होता तो हम लोग उस वाले पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को भी कट कर देते, और ऐसे करते करते जब तक हमारा अगर सारे के सारे जो नंबर्स हैं यहाँ पे सारे के सारे जो भी एट्रीब्यूट है सब कट जाते हैं, तो उसका मतलब हमारा जो वो पर्टिकुलर वो है एट्रीब्यूट है वो हमारा कैंडिडेट की भी बन सकता है। नाउ इन दिस केस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट भी हमें पता चल गया है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी हमें पता चल गया है। तो अभी अपन कर सकते हैं कि इस साइड में इस तरफ में हमेशा हमारी एस के का सबसेट नहीं होना चाहिए। अब सबसेट क्या होता है, सबसेट सिंपली ये है, प्रॉपर सबसेट का मतलब कुछ इस तरह का होता है। हम लोग ने अगर सेट चैप्टर पढ़ा होगा, सेट चैप्टर के अंदर हमें सिखाया गया था कि पी क्यू और एस अगर दे रखा है तो हम लोग उसे कैसे फाइंड करते हैं, पी क्यू लेंगे पहले, ठीक है, कॉमा करेंगे, पी और एस को लेंगे, एक संग लिख देंगे, क्यू और एस को लिखेंगे, ठीक है, एक संग लिख देंगे, फिर उसके बाद फिर एक एक करके 16 वाले की बारी आएगी, क्यू एस, ठीक है। उसके बाद फिर एक आता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डजंट मैटर, इनफाइनाइट होता है इसके संग में एक, इनफाइनाइट मतलब खाली, कि ऐसा कोई भी है वो है ही नहीं कि इसका प्रॉपर सबसेट हो, ठीक है। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड फॉर्म, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। हम लोगों ने अभी यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स ढूंढना सीखा था कि कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं, एस के जहाँ पे भी हमें मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और, कैंडिडेट की एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अगर हमारी ये कैंडिडेट की है तो ऐसा पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो। वो कैसे फाइंड करोगे आप, पीछे की तरफ वाला चेक करोगे हमेशा, आर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर हमारा आर जो है वो इस वाले नंबर इस वाले इसके अंदर आता है तो हम लोग उसको एक्सचेंज करके देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। नाउ हियर पहले वाले उसके अंदर होनी चाहिए, पहले वाले नॉर्मल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्राइवर्सल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्राइवर्सल डिपेंडेंसी क्या कहती है, ट्राइवर्सल डिपेंडेंसी ये कहती है एनपीए ना हो, एनपीए जो है वो एनपीए को ना ढूंढे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ना ढूंढे। अगर कहीं पे भी ऐसा हमें दिखाई देता है तो इसका मतलब वो नहीं है एक थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फाइंड करने का तरीका है ये नहीं बता रहा कि हम लोग कैसे चेंज करेंगे उसे, वो हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। नाउ BCNF, व्हाट इज BCNF? BCNF एक तरह से हम लोग कहेंगे कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, मतलब फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होती नहीं है ये, एक तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ना एक्सटेंडेड वर्जन होता है ये, ठीक है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी अवेलेबल है लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ठीक है। और भी नॉर्मल फॉर्म्स होती है लेकिन हम लोग बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ रहे होंगे। व्हाट इज बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म? ये बॉयकॉट जो है ना, ये दोनों अलग अलग एक बंदे हैं, ठीक है। एक बंदे का नाम का सरनेम बॉय होगा, ठीक है, एक किसी का नाम होगा कॉड, ठीक है, और इनको मिला करके इन्होंने बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म बना दिया। अब ये क्या कहता है कि जैसे यहाँ पे नॉट मतलब हमेशा ना
एक एनपीए है ना, जब भी हम लोग एनपीए देख रहे होंगे ना, एनपीए अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो हमेशा सुपर की से ही फाइंड होनी चाहिए। अगर सुपर की के अलावा कोई और की हमारी फाइंड करके दे रही है तो गलत चीज़ है। बस ये कहती है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप लोग एक दो क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करोगे, जो कि मैं आपको दे दूंगी अगर आपका मन हो तो, ठीक है, कमेंट्स में बता देना, और क्वेश्चंस चाहिए तो उससे आप सॉल्व करना शुरू करोगे, सीखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बाकी एक चीज़ मैं सजेस्ट और करूँगी आप लोगों को कि मुझे लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं हूँ कि मैं आपको नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे से समझा दूँ। मैंने अपना पूरा ट्राई किया है, आप और वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो। गाइस अभी के लिए इतना ही। होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैंने जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट समझाने की ट्राई की है, क्योंकि अगर आप और जगह पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा एडवांस चैप्टर है ये, हम लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आगे इंटरव्यूज़ में हमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अच्छे से पढ़ो ये वाला चैप्टर जो है, और अगर किसी और वीडियो को भी रेफ़र करना पड़ता है आपको तो रेफ़र करो, अच्छी बात है। ठीक है, दैट्स इट गाइज। होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है। बाय बाय गाइज, कल की वीडियोज़ आएगी, फिर से कल भी आएगी वीडियो, डोंट वरी। बाय बाय।